हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 3, जिसमें आपका टॉपिक रहेगा वले, रिंग से रिलेटेड रहेगा। और सबसे पहले हम आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं, रिंग से रिलेटेड जितनी भी परिभाषाएं हैं वो परिभाषाएं पढ़ेंगे और उसके बाद में अगले लेक्चर में एग्जाम्पल्स एंड थ्योरम्स, और इस प्रकार से हम यूनिट नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। तो देखो, यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। रिंग वले, यूनिट नंबर 3 वले। वले इंग्लिश में कहते हैं इसको रिंग। ठीक है। अब देखो, एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ से बता देता हूँ मैं कि आपका सिलेबस जो है वो 50% सिलेबस कर दिया गया है। कितना सिलेबस कर दिया गया है? 50% सिलेबस कर दिया। इसका मतलब अपन मान के चल रहे हैं कि 2.5 से 3 यूनिट आपको पढ़नी होगी। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, बस इस रिंग को चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, जिससे हमारी यूनिट नंबर 3 इसमें कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो बची हुई अपनी जो थर्ड यूनिट है, यूनिट थर्ड के अपनी एग्जाम्पल्स बचे हैं, वो एग्जाम्पल्स कंप्लीट करेंगे पहले। और एग्जाम्पल कंप्लीट करने के बाद में क्या करने वाले हम, यूनिट जैसे पेपर, फिर अपन क्या करेंगे, पेपर थर्ड को स्टार्ट करेंगे, मैकेनिक्स को। ठीक है। इस प्रकार हम सारे पेपर कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। ठीक है। और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको सारी वीडियोज मिल जाए। और पेपर सेकंड जो आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, और पेपर थर्ड है उसकी भी प्लेलिस्ट आपको बनाकर दी हुई है। जैसे जैसे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उन प्लेलिस्ट में, और वैसे वैसे आपको प्लेलिस्ट पे सारे वीडियो दिख जाएंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। और एक बात और बता देता हूँ, देखो इस चैप्टर में, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्या है कि आराम से इसको पढ़ते जाना, समझते जाना थ्योरम को और परिभाषाओं को। मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में क्या होता है कि आपकी परिभाषाएं यदि जितनी मजबूत होगी उतना ही अच्छा ही आपका पेपर होगा। क्योंकि थ्योरम जब हम करेंगे तो थ्योरम में क्या आएगा, सब परिभाषाएं आएगी, परिभाषाओं का यूज आएगा। तो परिभाषाएं जितनी आपकी मजबूत होगी उतना ही अच्छा आपकी थ्योरम समझ में आएंगी और एग्जाम्पल्स क्लियर होंगे। और हम स्टार्ट करते हैं अब वले, स्टार्ट करते हैं टॉपिक से, है ना। तो देखो, पहली परिभाषा आती है वले की, रिंग। आप सिलेबस की टेंशन मत लो, सिलेबस आपको कंप्लीट मिलेगा। और हमारा सिलेबस है वो आगे चल भी रहा है। वैसे भी ये भी नहीं कि हमारे जो चैनल है उस पर आपकी वीडियो प्रोवाइड नहीं है। आपकी वीडियो इतना प्रोवाइड है कि आप उतना पढ़ भी सको और आपके एग्जाम तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वले से। वले की परिभाषा लिखते हैं पहले और उसके बाद में इसको समझते हैं। तो देखो, डेफिनेशन को धीरे धीरे लिखते जाना, नोट्स बनाते जाना, और परिभाषा को अपन कंप्लीट करेंगे। माना आर एरिक समुच्चय। माना आर क्या है, एरिक समुच्चय। एरिक समुच्चय का मतलब होता है कि नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि जिसमें कोई ना कोई अवयव हो, खाली समुच्चय वो नहीं होना चाहिए, उसको कहते हैं नॉन एम्प्टी सेट। माना आर क्या हो, एरिक्त समुच्चय, जिसमें दो द्विआधारी संक्रिया। अब की बार जो रिंग होता है, रिंग में कितनी आधारी संक्रिया होती है, दो द्विआधारी संक्रिया होती है, जिसमें दो द्विआधारी संक्रिया योग प्लस व गुणन परिभाषित है। तब बीजीय पद्धति। देखो, आज का लेक्चर यदि आपने समझ लिया तो ये मान लो आपके लिए थ्योरम इजी हो जाएगी। अदरवाइज यदि आपको डेफिनेशन ही अच्छे से क्लियर नहीं होगी तो ये मान के चलो थ्योरम आपको समझ में नहीं आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, ग्रुप थ्योरी में क्या होता है कि परिभाषाएं अच्छे से समझ में आना चाहिए। परिभाषाएं समझ में आ गई तो ये मान के चलो एग्जाम्पल तो आपको पता ही है कि एग्जाम्पल तो ईजी होते हैं इसके, परंतु इसकी थ्योरम जो होती है वो थ्योरम है वो परिभाषाओं पर आधारित है। हर एक चीज का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। तब बीजीय पद्धति आर प्लस गुणा वलय कहलाती है यदि वलय कहलाती है यदि सबसे पहला गुणधर्म क्या होता है इसका कि आर प्लस संक्रिया के लिए क्या हो, आबेलिक ग्रुप हो। आर प्लस संक्रिया के लिए क्या हो, आबेलिक ग्रुप हो। दूसरा गुणधर्म क्या होता है,
आर गुणा के लिए क्या वो सेमी ग्रुप हो, आर गुणा के लिए सेमी ग्रुप। तीसरी कंडीशन होती है गुणा की योग पर बंटनशीलता, गुणा की योग पर बंटनशीलता, गुणा की योग पर बंटनशीलता। तो ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, ए बी प्लस ए सी, बी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू बी ए प्लस सी ए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं पहले अब परिभाषा और एग्जाम्पल सारे लिख देता हूँ, फिर मैं वन बाई इनको सारी चीज़ों को समझाऊंगा। जेड प्लस गुणा आर प्लस गुणा क्यू प्लस गुणा सी प्लस गुणा एटीसी, ये आपके एग्जाम्पल्स है। अब देखो आप समझना, माना आर क्या होना चाहिए, एरिक समुच्चय होना चाहिए। आर क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। आर क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। आप समझते जाना आराम से आराम से। आर क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। आर क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है एरिक समुच्चय। एरिक समुच्चय का मतलब होता है कि जिसमें कोई ना कोई अवयव हो, खाली नहीं होना चाहिए। खाली होगा तो उस पर संक्रिया है वो काम ही नहीं करेगा। इसलिए क्या होता है, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि उसमें कोई ना कोई अवयव होता है। फिर इसमें क्या है, दो द्विआधारी संक्रिया। इसमें दो द्विआधारी संक्रिया होगी, एक तो प्लस होगी और एक क्या होगी, गुणा। तब आर प्लस और गुणा संक्रिया के लिए इसको रिंग कब कहेंगे, आर प्लस गुणा संक्रिया है वो मिलकर रिंग कब बनाएंगे, जब फर्स्ट कंडीशन क्या हो कि आर जो है, रिंग जो है वो आपको समुच्चय जो है वो प्लस संक्रिया के लिए क्या हो, आबेली ग्रुप हो। प्लस संक्रिया के लिए तो क्या हो, आबेली ग्रुप हो। गुणा संक्रिया के लिए वो सेमी ग्रुप हो। गुणा संक्रिया के लिए वो क्या हो, सेमी ग्रुप होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन गुणा की योग पर बंटनशीलता होनी चाहिए। तब हम आर प्लस डॉट को क्या कहेंगे, रिंग कहेंगे। अब देखो इस चीज को कैसे समझोगे। अब जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, जैसे कि गंगा सिंह जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में ये आपके बीएससी थर्ड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है उसमें आपका रिंग थ्योरी स्टार्ट होता है। तो आपने जो ग्रुप थ्योरी है वो तो फर्स्ट ईयर में पढ़ लेते हैं। यदि आपको आबेली ग्रुप है, इनकी परिभाषा नहीं पता है सेमी ग्रुप की, तो या तो आप फर्स्ट ईयर के पहले वीडियो देख लो भाई, फर्स्ट जो मेरा वीडियो है इसमें ग्रुप से समझाया वो देख लो, या मैं इसमें आपको क्लियर कर दूंगा चीजें। देखो कैसे करना है, देखो इधर देखो, यहाँ समझना। देखो अब मैं अच्छे से समझा रहा हूँ इसकी डेफिनेशन को। सबसे पहली आर प्लस, आर क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। आर क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है अरिक्त समुच्चय। क्या होना चाहिए, अरिक्त समुच्चय। यहां तक क्लियर है। इसमें दो द्विआधारी संक्रिया होती है, आर प्लस और गुणा, ये दो द्विआधारी संक्रिया होती है। आर प्लस गुणा संक्रिया मिलकर क्या बनाते हैं, वलय बनाते हैं। आर प्लस गुणा संक्रिया मिलकर क्या बनाते हैं, वलय बनाते हैं। और वलय बनाने के लिए आपको पता है कि फर्स्ट कंडीशन जो है वो क्या है, आर प्लस संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, आबेली ग्रुप होना चाहिए। आर प्लस संक्रिया के लिए वो क्या होना चाहिए, आबेली ग्रुप होना चाहिए। अब आबेली ग्रुप के लिए कंडीशन क्या होती है वो देखो। यहाँ आबेली ग्रुप के लिए कंडीशन होती है आपकी सबसे पहली कंडीशन समर्थता। समर्थता, समर्थता को इंग्लिश में कहते हैं क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टीज मैं जी ग्रुप के लिए बता रहा हूँ, आर प्लस के लिए नहीं बता रहा हूँ। आर प्लस के लिए तो हम ये सारी कंडीशन सिद्ध करेंगे। आबेली ग्रुप की जो कंडीशन होती है वो होती है समर्थता, साचर्यता, तत्समक अवयव का अस्तित्व है, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है और क्रम विनिमयता। ये सारी कंडीशन चेक करनी होती है। तो अब देखो समर्थता की क्या परिभाषा होती है वो मैं परिभाषा बता देता हूँ। तो ए और बी दो अवयव लेते हैं उस समुच्चय से, जिस समुच्चय को आपको क्या सिद्ध करना हो, समर्थ सिद्ध करना हो, तो उस समुच्चय से अपन क्या करते हैं, दो अवयव लेते हैं। तो ये ध्यान रखना, मैं आर के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ग्रुप, कोई ग्रुप है वो कोई भी जी ग्रुप ले रहे हैं, ठीक है। और उसको अपना आर से भी रिलेट कर सकते हो कि भाई आर समुच्चय के लिए बात कर रहे हैं। तो यदि आर से रिलेट करना चाहो तो आर से रिलेट कर लो। चलो आर से रिलेट कर देता हूं इसको मैं।
जी से रिलेट कर लो, सही रहेगा। फिर ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में बता रहा हूँ, ध्यान रखना इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जनरलाइजेशन के फॉर्म में, कि अपन कोई ग्रुप जी लेते हैं और उस जी है वो स्टार मिलकर जी स्टार आबेली ग्रुप कब होता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और फिर मैं इस पे भी आऊंगा, ठीक है ना। जी स्टार है उसको आबेली ग्रुप कब कहते हैं, जी स्टार आबेली ग्रुप कब कहलाता है, जब उसमें क्या हो, समर्थता हो, साचर्यता हो, तत्सम अवयव का अस्तित्व हो, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व हो और क्रम विनिमयता हो। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। ए बी बिलोंग्स टू जी, दो अवयव वो समुच्चय से लेना है। फिर इंप्लाइज दैट ए स्टार बी, जो भी ऑपरेशन आपको दिया होगा वो ऑपरेशन करेंगे, ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी होना चाहिए। ए बी स्टार बिलोंग्स टू, जो भी ऑपरेशन करेंगे वो अवयव भी उसी समुच्चय का आना चाहिए, तब वो क्या कहलाता है, समर्थ कहलाती है। दूसरी कंडीशन साचर्यता, ये आपने सब कुछ फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है। जो बीएससी फाइनल एमजीएस यूनिवर्सिटी वाले देखेंगे बच्चे, वो उन्होंने फर्स्ट ईयर में इन चीजों को पढ़ा है। साचर्यता के लिए क्या कंडीशन होती है, इसमें आपको पता है कि 3 अवयव लिए जाते हैं। कितने अवयव लिए जाते हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू जी। तो इसमें होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये होती है आपकी साचर्यता कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या होती है, तत्समक अवयव। तीसरी कंडीशन क्या होती है, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव के लिए क्या होता है, ए स्टार ई बराबर ए इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए होता है, ठीक है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं कि आर है वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। सबसे पहले तो आर क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। और आर प्लस गुण है वो वलय कब कहलाती है, तो पहली कंडीशन क्या होती है कि आर प्लस संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, आबेली ग्रुप होना चाहिए। और आबेली ग्रुप आपको पता है कि जी स्टार है वो आबेली ग्रुप कब कहलाता है, यदि उसमें ये कंडीशन हो फॉलो, समर्थता, साचर्यता, तत्समक अवयव का अस्तित्व है, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है और क्रम विनिमय, ये कंडीशन जो होल्ड करता है उस ग्रुप को क्या कहते हैं, आबेली ग्रुप कहते हैं। तो आपको आबेली ग्रुप सिद्ध करने के लिए 5 कंडीशन सिद्ध करनी पड़ेगी। तो तत्समक अवयव का अस्तित्व के बाद में क्या आता है, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। तो देखो फोर्थ कंडीशन, इसलिए तो कह रहा हूं कि डेफिनेशन अच्छे से समझ जाओगे ना तो ही आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व कैसे होगा, मैं आपको पूरा ओपन करके बता रहा हूँ ये डेफिनेशन को। आपके तो सिर्फ इतना ही लिखना होगा, ऊपर वाली जो डेफिनेशन है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। और ये सारी चीजें आपको एग्जाम्पल में भी हेल्प मिलेगी, और एग्जाम्पल जैसे करेंगे वो इन सब चीजों को फॉलो करते जाएंगे। तो प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व की कंडीशन क्या होती है, ए स्टार पी इक्वल टू क्या होता है, ई, और पी स्टार ए इक्वल टू ई होता है। ये तो आपका होता है दक्षिण प्रतिलोम और ये होता है आपका वाम प्रतिलोम। ये होता है आपका दक्षिण तत्समक अवयव और ये होता है वाम तत्समक अवयव। फिर पांचवी कंडीशन क्या होती है, पांचवी कंडीशन होती है क्रम विनिमयता की। क्रम विनिमयता में क्या होता है कि ए स्टार बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी स्टार ए होना चाहिए। यदि ये सारी कंडीशन जो फॉलो करता है, ये सारी जो कंडीशन फॉलो करता है उसको हम क्या कहते हैं, आबेली ग्रुप कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, आबेली ग्रुप कहते हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ठीक है। और फाइनल वाले जो शेखावटी वाले बच्चे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, वो तो यूनिट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको तो समझ में आ जाएगा कि आबेली ग्रुप की क्या परिभाषा होती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि आर है वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। आर प्लस है वो वलय कब कहलाता है, जब पहली कंडीशन तो क्या होती है कि आर प्लस है वो आबेली ग्रुप होना चाहिए। अब देखो मैं यदि इस समुच्चय की बात करूं, यदि मैं इस समुच्चय की बात करूं तो क्या होगा, यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू आर, देन इंप्लाइज दैट ए प्लस बी है वो भी किससे आना चाहिए, जी से, आर से आना चाहिए। तो यहाँ पे संक्रिया क्या दे रखी है, प्लस दे रखी है। तो ए और बी दो अवयव लेते हैं समुच्चय से आर से, और ए प्लस बी करेंगे, और ए प्लस बी किससे बिलोंग होगा, आर से होगा। जो संक्रिया यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे हमने क्या माना है, स्टार संक्रिया मानी है, लेकिन यहाँ पे संक्रिया आपको जो दे रखी होगी प्लस संक्रिया, उस प्लस संक्रिया के लिए बात करेंगे तो ए बी बिलोंग्स टू आर, देन इंप्लाइज दैट ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। कंप्लीट। साचर्यता के लिए क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये इक्वल होने चाहिए साचर्यता के लिए। तत्समक अवयव का अस्तित्व के लिए क्या होता है, ए प्लस इक्वल टू ए होना चाहिए और ई प्लस ए इक्वल टू ए होना चाहिए। प्रतिलोम में क्या होता है, ए प्लस पी इक्वल टू ई होना चाहिए और पी प्लस ए इक्वल टू ई होना चाहिए, ठीक है। और यदि हम क्रम विनिमयता की बात करें प्लस संक्रिया के लिए, तो क्रम विनिमयता में क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए, ये आपकी कंडीशन होती है। तो दोबारा देख लो कि आर है वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। आर तो क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी, मतलब कोई खाली समुच्चय नहीं होना चाहिए।
फिर R प्लस को हम रिंग कब कहते हैं, जब R प्लस है वो संक्रिया के लिए क्या हो, आबेली ग्रुप हो, और आबेली ग्रुप के लिए 5 कंडीशन होती है कि समर्थता, साचर्यता, तत्समक अवयव अस्तित्व, प्रतिलोम अवयव अस्तित्व और क्रम विनिमयता। उसके बाद में आपका सेकंड जो गुणधर्म है इसका रिंग का, वो क्या है, आर गुणा के लिए सेमी ग्रुप होना चाहिए। आर गुणा के लिए क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप। अब सेमी ग्रुप के लिए क्या कंडीशन होती है, सेमी ग्रुप किसको कहते हैं, सेमी ग्रुप के लिए आपको क्या सिद्ध करना है, आर गुणा क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए। ये आपकी कंडीशन है दूसरी। अब देखो सेमी ग्रुप के लिए क्या क्या सिद्ध करोगे, सेमी ग्रुप के लिए आपको एक तो सिद्ध करना है समर्थता, एक तो क्या सिद्ध करना है, समर्थता। गुणा संक्रिया के लिए चेक करना है, ध्यान रखना ऊपर तो हमने किसके लिए चेक किया था, प्लस संक्रिया के लिए, क्योंकि आर प्लस संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, आबेली ग्रुप। ये गुणा संक्रिया के लिए सेमी ग्रुप होना चाहिए, तो ये समर्थता। और दूसरी कंडीशन है साचर्यता। ये दो कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी सेमी ग्रुप के लिए। समर्थता में क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू जी देन इंप्लाइज दैट ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी, ये समर्थता की कंडीशन। और साचर्यता में क्या होती है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये साचर्यता के लिए कंडीशन होती है। यदि मैं इसके गुणा के लिए बात करूं तो क्या हो जाएगा आपको बताओ, गुणा के लिए ये हो जाएगा ए बी बिलोंग्स टू आर देन इंप्लाइज दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, ये हो जाएगा। और यहां से क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी होना चाहिए। बस ये गुणा के लिए। ये स्टार जो संक्रिया है वो जनरलाइजेशन के लिए लिया है कि स्टार के स्थान पर प्लस भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, जो भी होता है। तो जो भी संक्रिया यहाँ पे आएगी आर गुणा संक्रिया के लिए वो सेमी ग्रुप होना चाहिए। तो ए बी बिलोंग्स टू आर देन इंप्लाइज दैट ए बी ए इंटू बी ए गुणा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई ना चीजें। फिर थर्ड कंडीशन क्या होती है, गुणा की योग पर बंटनशीलता। देखो डेफिनेशन में मेहनत जितनी कर रहा हूं उतनी मेहनत आप कर लोगे, ये मान लो कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और ये एग्जाम में तभी याद रहेगी जब आप इनको अच्छे से तैयार करके जाओगे, अदरवाइज तो देखो आपको पता ही है कि क्या ही होती है इस पेपर में। थर्ड होता है गुणा की योग पर बंटनशीलता। तीसरा मैं इसलिए लिख रहा हूं, वैसे तो मैंने परिभाषा लिखा दी आपको, ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि दो तो लिख दिए तो तीसरा भी लिख देता हूं। गुणा की योग पर बंटनशीलता क्या होती है, ए डॉट ए गुणा बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, ए बी प्लस ए सी। मतलब ये ए है ना, वो बी और प्लस सी, बी प्लस सी पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये होता है गुणा की योग पर बंटनशीलता। ए को बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ए को सी के साथ, और बी प्लस ई गुणा ए, इसको भी क्या कर देंगे, बी गुणा ए प्लस सी गुणा ए। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अब आप बात कर रहे हैं एग्जाम्पल की, तो मैंने आपको एग्जाम्पल लिखा है जेड प्लस गुणा, परिभाषा तो ऊपर वाली ही है, ये मत लिखना सर कि ये परिभाषा है, दो बार लिखा दी, दो बार नहीं लिखाई है मैंने। वो आपको हर चीज समझाने के लिए कि आबेली ग्रुप में क्या कंडीशन सिद्ध करनी है, सेमी ग्रुप में क्या कंडीशन सिद्ध करनी है, गुणा की योग पर बंटनशीलता को कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं ये सारी चीजें। एक एग्जाम्पल लूंगा और सारे एग्जाम्पल आप अपने अनुसार करके देखना। देखो पहला एग्जाम्पल ऐसा ही ले रहा हूं मैं, ये ना आपको, ये आपके नोट्स में नहीं लिखना, नोट्स में इतना ही लिखना है परिभाषा और ये एग्जाम्पल। ये चीजें भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको एग्जाम में यदि डेफिनेशन पूछे वलय की तो आपको इतना ही लिख के आना है, वलय की परिभाषा और एग्जाम्पल, ये आपके समझने के लिए। अब मैं जेड प्लस गुणा की बात कर रहा हूं, इसको मेरे को क्या सिद्ध करना है, वलय सिद्ध करना है। इसको मेरे को क्या सिद्ध करना है, वलय सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहां समझो, देखो पहले तो जेड क्या होता है अपने पास, ये देखो -3 -1 -0 0 1 2 3 एंड सो, ये होता है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी बताओ, आर क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। आर क्या होना चाहिए, जो भी आर होना चाहिए, जब ये आर समुच्चय होता है ना, समुच्चय जो दिया हुआ है वो समुच्चय क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन तो क्या होना चाहिए, जेड इज नॉन एम्प्टी सेट। जेड एरिक समुच्चय, एरिक समुच्चय है या बताओ, नहीं। एरिक समुच्चय का मतलब क्या होता है, खाली सेट नहीं होना चाहिए। तो एरिक समुच्चय की कंडीशन तो होल्ड कर दी इसने। ठीक है, दूसरी कंडीशन, जेड प्लस गुणा को हम रिंग कब कहेंगे, जेड प्लस गुणा को हम रिंग कब कहेंगे, जब पहली कंडीशन क्या हो इसकी, जेड प्लस के लिए
आबेली ग्रुप। जेड प्लस के लिए क्या वो बनाए, वो आबेली ग्रुप बनाए। और आपके एग्जाम्पल भी आएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ क्योंकि आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाए, और अपने एग्जाम्पल आएंगे बड़े बड़े जो अपने को एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ये सिर्फ डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए आपके। अब मैंने बताया था कि आबेली ग्रुप सिद्ध करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या सिद्ध करोगे, समर्थता। अब देखो, अब चीजें समझ में आ जाएगी सारी चीजें, समर्थता क्या होती है, साचर्यता क्या होती है, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो समर्थता में ये होता है कि दो अवयव वो समुच्चय से लेते हैं, वो समुच्चय से क्या करते हैं, दो अवयव लेते हैं, और जो भी आपके पास ऑपरेशन दे रखा है, प्लस दे रखा है तो प्लस, गुणा दे रखा है तो गुणा, तो प्लस संक्रिया करते हैं, और प्लस संक्रिया से आने वाला अवयव वो भी उसी समुच्चय का आना चाहिए। मैंने ले लिया जैसे -2 और -1 बिलोंग्स टू जेड, दो अवयव ले लिए -2, -1 बिलोंग्स टू जेड। अब क्या करते हैं, कंडीशन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये लेते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू जी, देन इंप्लाइज दैट ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। जो भी संक्रिया दे रखी है वो संक्रिया कराते हैं, तो -2 प्लस -1, तो यहाँ पे -2 -1 कितना होगा, -3, और -3 है वो जेड से बिलोंग करेगा क्या, -3 है वो जेड से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो ए बी बिलोंग्स टू जी है, ए बी बिलोंग्स टू जी है, जी से दो अवयव लेते हैं, जो भी समुच्चय दे रखा है उस समुच्चय से अपन क्या करते हैं, दो अवयव लेते हैं। तो -3 और -2 हमने, -2 -1 है वो समुच्चय से अपने दो अवयव ले लिए। फिर इसके बीच में जो भी संक्रिया दे रखी है, तो संक्रिया क्या दे रखी थी, प्लस, तो a प्लस बी कर देंगे, तो हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और प्लस करने के बाद में आने वाला अवयव ये भी उसी समुच्चय का आना चाहिए। तब अपन कहेंगे कि जो जेड है वो इस समुच्चय में क्या होगा, जेड समुच्चय जो जेड है वो इससे प्लस संक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, समर्थ, मतलब समर्थ की कंडीशन होल्ड हो जाएगी। समझ में आ गया। और देखो, एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार देख सकते हो। ठीक है। दूसरी बात, साचर्यता। साचर्यता कैसे सिद्ध करेंगे, आपको पता है कि प्लस संक्रिया जो होती है वो हमेशा क्या होती है, साचर्य होती है। प्लस संक्रिया है वो सदैव साचर्य होती है, प्लस और गुणा संक्रिया है वो सदैव साचर्य होती है। तो साचर्यता को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। तीसरी कंडीशन, तत्समक अवयव। अब इसका तत्समक अवयव देखो, तो आपको पता है कि तत्समक अवयव क्या होता है, प्लस संक्रिया का, प्लस संक्रिया का तत्समक अवयव होता है 0, और गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव होता है 1। तो 0 और 1 किसे बिलोंग करेगा, जेड में 0 आता है, तो तत्समक अवयव का अस्तित्व भी हो गया। फिर चौथा, प्रतिलोम। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, तो प्रतिलोम का अवयव का अस्तित्व में क्या होता है कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम देखो, तो आपको पता है कि 1 का प्रतिलोम -1 प्लस संक्रिया के लिए, 2 का प्रतिलोम, या ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पे कोई अवयव ले लो, जैसे -1 ले लिया या 1 ले लिया, यहाँ पे मैं क्या लिखूं कि मेरे को 0 मिल जाए। यही तो होती है परिभाषा कि a प्लस ई करने पर क्या आना चाहिए, a आना चाहिए। ये तत्समक अवयव की परिभाषा होती है। प्रतिलोम की परिभाषा क्या देखी थी, a स्टार इक्वल टू क्या आना चाहिए, सॉरी a स्टार p है ना, प्रतिलोम के लिए देखो ये कंडीशन होती है। प्रतिलोम की ये परिभाषा होती है, a प्लस पी इक्वल टू क्या होना चाहिए, e आना चाहिए। आपको पता है कि a हमने एक अवयव ले लिया 1, और p इसका प्रतिलोम क्या होगा, और बराबर में हमने क्या लिख दिया, तत्समक अवयव। तो 1 को 1 में क्या ऐड करेगी, 0 आ जाए, तो -1, तो ये तो अवयव हो गया, ये इसका प्रतिलोम हो गया। तो 1 का प्रतिलोम -1, तो यहाँ पे प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व हो गया। पांचवी कंडीशन क्या है, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता के लिए आपको करना है कि दो अवयव ऐसे लो कि, वैसे भी आप जानते हो कि प्लस संक्रिया तो क्रम विनिमय होती है, या तो -2 में -1 जोड़ो या -1 में -2 जोड़ो, दोनों क्या आएंगे, बराबर ही आएंगे, -3 ही आएगा। तो क्रम विनिमयता के लिए क्या होता है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये आपकी क्रम विनिमयता की कंडीशन होती है। इस प्रकार हम जेड प्लस को आबेली ग्रुप सिद्ध कर देंगे। ठीक है। फिर गुणा संक्रिया, दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन आपको ये देखना है कि जेड है वो गुणा संक्रिया के लिए सेमी ग्रुप है, जेड गुणा संक्रिया के लिए क्या हो, सेमी ग्रुप। और सेमी ग्रुप को आपको पता है कि क्या कंडीशन सिद्ध करनी होती है, एक तो समर्थता और दूसरी साचर्यता। तो आप जानते हो कि गुणा संक्रिया तो हमेशा क्या होती है, साचर्य होती है, और समर्थता के लिए कोई भी दो अवयव ले लो, जैसे मैंने ले लिया 1 और 2 बिलोंग्स टू जेड। अब इन दोनों गुणा करो, और गुणा करने पर आने वाला अवयव भी उसी समुच्चय का आना चाहिए। तो आपको पता है कि 2 भी बिलोंग्स टू जेड, गुणा में गुणा करते हैं और प्लस में प्लस करते हैं, तो ये भी सेमी ग्रुप हो जाएगा।
फिर उसके बाद में कंडीशन थर्ड होती है गुणा की योग पर बंटनशीलता। गुणा की योग पर बंटनशीलता क्या होती है? ए डॉट बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी, और बी प्लस सी को ए से गुणा करेंगे तो बी ए प्लस सी ए, ये कंडीशन होल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो गुणा की योग पर बंटनशीलता भी सत्य हो जाएगी। इस प्रकार जेड प्लस क्या हो जाएगा? आपका रिंग हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है? रिंग सिद्ध करना है। समझ में आ गया? अब देखो आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन में, और इसके एग्जांपल और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी सारी परिभाषाएं। इसके बाद में जो अपनी डेफिनेशन के बाद में एग्जांपल स्टार्ट होंगे और एग्जांपल के बाद में थ्योरम स्टार्ट होगी, तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी परिभाषा की ओर चलते हैं अब। दूसरी परिभाषा आती है वलय की परिभाषा, क्लियर। इसके बाद में आता है वलय का शून्य अवयव। वलय का शून्य अवयव। तो वलय का शून्य अवयव क्या होता है? जीरो एलिमेंट ऑफ, और नोट्स बनाते रहो साथ साथ में अच्छे से, और इनको रिवाइज करते रहो। जीरो एलिमेंट ऑफ रिंग, वलय का शून्य अवयव। तो वलय का शून्य अवयव की क्या परिभाषा होती है कि जो वलय में योग संक्रिया का जो तत्समक अवयव होता है उसको ही हम वलय का शून्य अवयव कहते हैं। पहले परिभाषा लिख लेते हैं और फिर एग्जांपल समझते हैं। तो वलय में आपके एग्जाम में जो यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी में एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें ये परिभाषाएं पूछी जाती है, इसलिए परिभाषाओं को याद करके जाना। ठीक है, वलय में योग संक्रिया का तत्समक अवयव, जो योग संक्रिया का तत्समक अवयव होता है उसी को हम वलय का क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। वलय का शून्य कहते हैं। इसे जीरो से व्यक्त करते हैं। ये आपका होता है वलय का शून्य अवयव। तो वलय का शून्य अवयव क्या होता है कि वलय में जो योग संक्रिया होती है, योग संक्रिया का जो तत्समक अवयव होता है उस संक्रिया के तत्समक अवयव को हम क्या कहते हैं? वलय का शून्य अवयव कहते हैं। वलय का शून्य अवयव क्या कहता है कि जो वलय में योग संक्रिया होती है उस योग संक्रिया का जो तत्समक अवयव होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वलय का शून्य कहते हैं। इसे जीरो से व्यक्त करते हैं। फिर आगे डेफिनेशन आती है वलय के प्रकार। अब वलय के कौन कौन से प्रकार होते हैं? टाइप ऑफ रिंग, टाइप्स ऑफ रिंग। तो पहली डेफिनेशन टाइप्स ऑफ रिंग में क्रम विनिमय वलय। परिभाषाएं अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और थ्योरम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको थ्योरम समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी थ्योरम समझ में। कोमोटेटिव रिंग, तो क्या होती है क्रम विनिमय वलय की परिभाषा? वलय आर प्लस गुणा क्रम विनिमय वलय कहलाती है यदि आर में गुणा संक्रिया क्या होनी चाहिए? क्रम विनिमय होनी चाहिए। आर में गुणन संक्रिया क्या होनी चाहिए? क्रम विनिमय हो। आर में गुणन संक्रिया क्या हो? क्रम विनिमय हो। अर्थात ए बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? बी ए होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें तो जेड प्लस गुणा आर प्लस गुणा और सी प्लस गुणा, ये आपकी सारी क्या होती है? कोमोटेटिव रिंग होती है। क्रम विनिमय वलय क्या होती है कि वलय आर प्लस गुणा है वो क्रम विनिमय वलय कहलाती है यदि आर में गुणा संक्रिया जो होती है वो क्रम विनिमय होनी चाहिए। यहाँ पे गुणा लिख दो, चाहे ए बी लिख दो, चाहे डायरेक्ट लिख दो, एक ही बात है, ए डॉट बी लिख दो, चाहे बी डॉट ए लिख दो, है ना। तो इसको अपन क्या कहते हैं? देखो समझो, यहाँ पे समझाता हूँ मैं एग्जाम्पल से आपको। जहाँ पे मैं समझाने की प्रयास कर समझाता हूँ ना, उस चीज को आप मत लिखना, आपको सिर्फ समझने के लिए वो चीजें।
अब इसमें आपको क्या दिखाना है कि ये क्रम विनिमय वलय है या नहीं है, इसको चेक करना है। क्या चेक करना है कि ये आपकी क्रम विनिमय वलय है या नहीं है। तो आपको इसके लिए क्या चेक करना है, इसके लिए ये चेक करना है कि जेड गुणा संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, क्रम विनिमय होना चाहिए। कि इसमें जो गुणन संक्रिया है वो गुणन संक्रिया क्या होनी चाहिए, क्रम विनिमय होनी चाहिए। इसमें गुणन संक्रिया क्या होनी चाहिए, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय वलय का मतलब क्या होता है, गुणा संक्रिया क्या होनी चाहिए, क्रम विनिमय होनी चाहिए। गुणा संक्रिया क्या होनी चाहिए, क्रम विनिमय होनी चाहिए। तो देखो कैसे होगी, जेड अपन जानते हैं कि क्या होता है, जेड -3 -2 -1 0 1 2 3 ये होता है। तो कोई भी दो अवयव ले लो, जैसे मैंने ले लिया 2 और 3 बिलोंग्स टू जेड। एक बार तो 2 × 3 करो, एक बार 3 × 2 करो। तो 2 × 3 करेंगे तो 6 और ये भी 6, दोनों बराबर आ गए। तो आर में यदि गुणा संक्रिया यदि क्रम विनिमय है ना, तो इसका मतलब जेड प्लस ये क्या हो जाएगी आपकी क्रम विनिमय वलय। तो क्रम विनिमय वलय क्या कहलाती है कि वलय आर प्लस गुणा है वो क्रम विनिमय कब कहलाएगी, जब आर में गुणन संक्रिया क्रम विनिमय हो। मतलब गुणन संक्रिया क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है कि दोनों अवयव ए बी बराबर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ये आपकी क्या होती है, क्रम विनिमय वलय की डेफिनेशन होती है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, आर प्लस गुणा वो रिंग कब कहलाएगी, जब आर प्लस संक्रिया के लिए आबेली ग्रुप हो, आर गुणा के लिए क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन गुणा की योग पर बंटनशीलता होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमने देखा जीरो, वलय का शून्य अवयव क्या होता है कि वलय में जो योग संक्रिय तत्समक अवयव होता है उसको ही क्या कहते हैं, वलय का शून्य कहते हैं। फिर हमने देखा वलय के प्रकार, तो उसमें क्रम विनिमय वलय कौन सी होती है कि वलय आर प्लस है वो आर प्लस गुणा है वो क्रम विनिमय वलय कहलाती है। कब, जब आर में गुणन संक्रिया क्या होनी चाहिए, क्रम विनिमय। गुणा संक्रिया क्रम विनिमय होने का मतलब है कि ए बी बराबर बी होना चाहिए। फिर सेकंड जो डेफिनेशन है वो क्या है, तत्समकी वलय। ये सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है एग्जाम में भी, और सारी डेफिनेशन है वो आपके एग्जाम्पल्स में भी काम आएगी और थ्योरम में भी। तत्समकी वलय या इकाई सहित वलय, या इकाई सहित वलय, तत्समकी वलय या इकाई सहित वलय, रिंग विद यूनिटी, रिंग विद यूनिटी। तो देखो क्या परिभाषा होती है, पहले परिभाषा लिखते हैं और फिर इसका एग्जाम्पल समझते हैं। तो देखो वलय आर प्लस गुणा तत्समकी वलय कहलाती है यदि आर में गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान हो। आर में गुणा संक्रिया तत्समक अवयव विद्यमान, आर में गुणा संक्रिया क्या हो, तत्समक अवयव विद्यमान। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल्स में तो वही जेड प्लस गुणा आर प्लस गुणा क्यू प्लस गुणा एटीसी। तो देखो क्या परिभाषा देखी हमने, तत्समकी वलय। तत्समकी वलय आपको पता है क्या होती है, तत्समकी वलय होती है कि जिसमें गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान हो। आपको पता है कि गुणा संक्रिया तत्समक अवयव क्या होता है 1 और प्लस संक्रिया तत्समक अवयव क्या होता है 0। यदि उसमें गुणा संक्रिया तत्समक अवयव विद्यमान हो ना तब वो तत्समकी वलय कहलाती है। तो मैं इसको समझने की कोशिश करूं, जेड प्लस गुणा है वो तत्समकी वलय है या नहीं बताओ। तो आप बताओ कि गुणा संक्रिया तत्समक अवयव क्या होता है 1 और 1 जेड में बिलोंग होता है 1 आर में भी बिलोंग होता है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो 1 आर में भी होता है और 1 क्यू में भी होता है। इसका मतलब ये सारी रिंग क्या, ये सारी जो है वो तत्समकी वलय है।
तत्सम की क्रम विनिमय वलय तो होती है कि आर में यदि गुणा संक्रिया क्रम विनिमय होनी चाहिए, और तत्सम की वलय में क्या होता है कि उसमें गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए, और प्लस संक्रिया का जो तत्समक अवयव होता है ना, उसको अपन किसे रिप्रेजेंट करते हैं, वलय का शून्य कहते हैं उसको। समझ में आ गई। फिर तीसरी परिभाषा नोट लगा के लिखो इससे पहले इसमें। अब आपको पता है कि वलय में गुणा संक्रिया तत्समक अवयव क्या होता है, एक, और इसको अपन क्या कहते हैं, वलय की इकाई कहते हैं। वलय की क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। नोट लगा के लिखो यहाँ पे कि जो गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव होता है वो 1 होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, वलय की इकाई कहते हैं। तो देखो वलय में गुणन संक्रिया के तत्समक अवयव को वलय की इकाई कहते हैं। इसे तथा वन से व्यक्त करते हैं, इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। यदि गुणा का, एक मिनट रुको, व्यक्त करते हैं। अब देखो वलय का जो शून्य अवयव है उसको क्या कहते हैं बताओ, 0 से व्यक्त करते हैं, और जो गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव होता है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या कहते हैं, वलय की इकाई कहते हैं। तत्समक की वलय का मतलब होता है कि उसमें गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए। क्रम विनिमय वलय कौन सी होती है, जिसमें गुणा संक्रिया क्या होनी चाहिए, क्रम विनिमय, अर्थात ए बी बराबर बी होना चाहिए। ठीक है। अब थर्ड डेफिनेशन आती है शून्य भाजक सहित वलय। शून्य भाजक सहित वलय, रिंग विद जीरो डिवाइजर, रिंग विद जीरो डिवाइजर। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर उसको समझते हैं। वलय आर प्लस गुणा शून्य भाजक सहित वलय कहलाती है। यदि वलय आर में ऐसे दो अवयव विद्यमान हो, ताकि वो दोनों अवयव नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए, फिर भी उनका गुणा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है। तो यहां देखो एक तो आता है देखो शून्य भाजक सहित वलय, और एक आता है शून्य भाजक रहित वलय। जो इसकी अगली डेफिनेशन आएगी वो शून्य भाजक रहित वलय की आएगी। तो शून्य भाजक सहित वलय क्या होता है और शून्य भाजक रहित वलय क्या होता है, तो यहां समझना। देखो पहले मैं इसके एग्जांपल लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं। z प्लस 6 और गुणा 6। अब आपको प्लस 6 गुणा 6 भी बताना पड़ेगा, है ना। प्लस 6 तो क्या होता है, a प्लस बी प्लस 6 क्या होता है, a प्लस 6 b मोडुलो योग कहते हैं इसको। आपने यदि फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तो यदि a और b का मान यदि मान लो 6 से कम आता है
ए और बी का योग जो है वो 6 से कम आता है, तब तो अपन क्या करते हैं, वही नंबर लिखते हैं। और ए और बी का योग जो है वो आपका 6 से ज्यादा आता है या 6 के बराबर आता है, तब इसमें क्या करते हैं, ए प्लस बी को जोड़कर में 6 का भाग देने पर जो शेषफल आता है उसको अपन लिखते हैं। यही गुणा के लिए होता है। देखो दोबारा देखो, शून्य भाजक सहित वाले पढ़ रहे हैं, रिंग विद जीरो डिवाइजर। तो वले आर प्लस शून्य को शून्य भाजक सहित वाले कब कहते हैं, यदि वले आर में ऐसे दो अवयव विद्यमान हो ताकि ए का मान नॉट इक्वल टू जीरो, बी का मान नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब उन दोनों जो अवयव लेंगे वो दोनों अवयव नॉट इक्वल टू जीरो होंगे, पर उनका जो गुणा होगा वो किसके बराबर होगा, जीरो होगा, उसको अपन कहते हैं शून्य भाजक सहित वाले। अब यहाँ समझो, देखो ए प्लस सिक्स बी, ए मोडुलो 6b का बराबर मतलब क्या होता है, यदि ए और बी का योग करें और योग करने पर इसका योग यदि 6 के से कम आता है तब तो अपन वही नंबर लिख देते हैं, और ये 6 या 6 से ज्यादा आता है तो आप क्या करना है, 6 का भाग देकर जो रिमाइंडर बचता है, शेषफल बचता है, उसको ही हम क्या लिखते हैं, इसको कहते हैं योग समशेष मोड, इसको कहते हैं योग समशेष मोड। समशेष मोड मतलब होता है कि जो भी शेषफल आता है उस शेषफल को यहाँ लिखा जाता है। यदि इसका मान 6 से कम आता है तब तो उसको क्या लिखते हैं, वो का वही लिख देते हैं, और 6 या 6 से ज्यादा आता है तब उसमें 6 का भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर को लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, पहले हम Z6 में लिखते हैं, Z6 में कितने अवयव होंगे, 5 तक। कैसे, 0 1 2 3 4 5 और 6 होते ही कि वापस क्या आ जाएगा, 6 आ गया, और 6 आते ही क्या हो जाएगा, 6 का भाग लग जाएगा, और 6 का भाग लगते ही शेषफल कितना बचेगा, 0, इसलिए 6 को नहीं लिखा जाता। अब देखो, इसमें दो अवयव मैंने ऐसे ले लिया, जैसे 2 0 के बराबर नहीं होता है और 3 है वो 0 के बराबर नहीं होता है, लेकिन 2 को 6 से गुणा करेंगे, मतलब गुणा मोड लगाएंगे ना, समशेष मोड लगाएंगे। समशेष मोड का मतलब क्या होता है, इन दोनों को गुणा करो और गुणा करने पर योग यदि गुणा करे, जैसे 2 को 3 से गुणा किया तो कितना आया, 6। अब 6 आ गया, आपको पता है कि 6 या 6 से ज्यादा आता है तब तो क्या करना है, 6 का भाग देने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर लिखेंगे। तो 6 आ गया, 6 में 6 का भाग लगा दो, 6 में 6 का भाग लगाते ही शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 है वो नॉट इक्वल टू 0 और 3 है वो नॉट इक्वल टू 0। 2 और 3 को गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या आता है, 6, और 6 में 6 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0। इस प्रकार से दो अवयव और ले सकते हो, यहाँ से 3 नॉट इक्वल टू 0 और 4 नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों 0 के बराबर नहीं होते हैं, लेकिन यदि इनका योग करें, यदि इनका गुणा करें तो गुणा कितना आएगा, 4 3 12, और 12 आते ही आपको पता है कि कितने का भाग देना है, 6 का, और 6 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, 0। शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो अपनी जो शून्य भाजक सहित वाले की परिभाषा होती है वो आती है कि ए है वो नॉट इक्वल टू 0, दो अवयव ऐसे हैं जो नॉट इक्वल टू 0 है पर उनका गुणा है वो 0 के बराबर आ रहा है। तो यही तो है, तो दो अवयव है जो जिनका जो है वो 0 के बराबर नहीं है पर उनका गुणा है वो किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है ना। देखो ये समझ में आ गई चीजें। अब ये चीजें समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि देखो पहले मैं ये कहूंगा कि जो यदि अदर यूनिवर्सिटी वाले बच्चे देख रहे हैं, जो एमजीएस यूनिवर्सिटी वाले बच्चे देख रहे हैं, तो उनको मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप मेरे स्टार्टिंग का जो लेक्चर 1 है लेक्चर 2 है वो देखो, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखो, उसमें आपको ये सारी चीजें बताई हुई है, योग समशेष मोड क्या होता है और Z6 है वो किस प्रकार से, ये सारे डिफाइन करे हुए हैं, तो अभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको ऐसे लगेगा कि क्या बता रहे हैं सर। ठीक है ना, तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 वो जरूर देखिए, जिसमें छोटी छोटी डेफिनेशन है जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया था, लेकिन अब आपको रिवाइज करवाने की जरूरत है, तो एक बार रिवाइज में करवा रहा हूँ साथ साथ में, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो a+6 क्या होता है, a+6 बी, ए योग मोडुलो कहते हैं इसको, योग मोडुलो या योग समशेष मोड कहते हैं। योग समशेष मोड का मतलब होता है कि यदि उनका योग, यदि दो नंबर का योग है वो 6 से कम आता है तब तो अपन लिख देते हैं वही का वही नंबर वापस, लेकिन 6 या 6 से ज्यादा आता है अब क्या करते हैं, 6 का भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है, शेषफल बचता है, इसलिए शेषफल बचता है, उस शेषफल को लिखा जाता है, इसलिए इसको योग समशेष मोड कहा जाता है। इसी प्रकार गुणा में अप्लाई होता है, गुणा में यदि 2 का गुणा करे और गुणा करने पर उसका मान 6 या 6 से कम आता है तब तो अपन वही लिख देते हैं, रिमाइंडर जो लिखते हैं वही लिख देते हैं, और 6 से ज्यादा आता है तब अपन उसमें 6 का भाग दे देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया शून्य भाजक सहित वाले। शून्य भाजक सहित वाले की यही डेफिनेशन होती है कि दो अवयव जो नॉन जीरो है बट उनका गुणा है वो क्या आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, उसको हम कहते हैं शून्य भाजक सहित वाले, रिंग विद जीरो डिवाइजर। एक होता है रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, उसमें क्या होता है कि ए और बी में से कोई एक अवयव 0 के बराबर होना चाहिए।
तो चौथी डेफिनेशन क्या है? शून्य भाजक सहित वाले रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और फिर सारी डेफिनेशन को मैं एक बार रिवाइज करूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। कहीं भी समझ में नहीं आई तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको दोबारा बता दी जाएगी। वल्ले आर प्लस गुणा शून्य भाजक सहित वाले शून्य भाजक सहित वाले कहलाती है यदि आर में से दो अवयव विद्यमान हो। ये दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछी हुई है, ठीक है ना। ए है वो जीरो के बराबर नहीं है, नहीं सॉरी, ए है वो जीरो के बराबर है या बी है वो जीरो के बराबर है, या तो ए जीरो के बराबर है या बी जीरो के बराबर है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो जीरो के बराबर होगा। ये आपको डेफिनेशन होती है। और फॉर एग्जांपल के लिए यदि अपन बात करें तो जेड प्लस, और यहाँ पे ऊपर ये लिख लेना शून्य भाजक अवयव जो हो गए वो कौन कौन से हो गए। यहाँ पे शून्य भाजक अवयव हो गए ना 2 3 4, यहाँ पे लिख लेना शून्य भाजक अवयव कौन कौन से हो जाएंगे 2 3 4। टू थ्री फोर, ठीक है। अब देखो जेड प्लस क्यू प्लस गुणा, देखो यहां समझो, देखो दोबारा आर प्लस गुणा ये शून्य भाजक सहित वाले कब कहलाएगी? सॉरी सहित लिख दिया क्या यहाँ पे, रिंग विदाउट रहित लिखो, यहाँ पे रहित आएगा। शून्य भाजक रहित वाले और ये शून्य भाजक सहित वाले दो डेफिनेशन है। रहित वाले आर प्लस गुणा है वो शून्य भाजक सहित वाले कब कहलाती है? जब उसमें दोनों अवयव है वो नॉन जीरो है, और नॉन जीरो होने के बाद में उनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, उसको तो कहते हैं शून्य भाजक सहित वाले। और इसको शून्य भाजक रहित वाले कब कहते हैं? शून्य भाजक रहित वाले कब कहते हैं? जब इसमें ए या बी उन दोनों अवयव में से एक अवयव क्या हो? जीरो, तब इसका प्रोडक्ट क्या आता है? जीरो के बराबर आता है। शून्य भाजक सहित वाले क्या होता है? रिंग विद जीरो डिवाइजर। तो उसमें तो दोनों अवयव नॉन जीरो होने के बाद में प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसमें कम से कम एक अवयव तो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, तब वो क्या होता है? शून्य भाजक रहित वाले रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। अब देखो इसमें समझ सकते हैं कि जो जेड प्लस है, इस जेड प्लस की बात करें अपन, देखो जेड प्लस की बात करें,
जेड प्लस की बात करें तो जेड में कौन कौन से अवयव आते हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब एक बात बताओ, कोई भी दो अवयव ले लो, जैसे मैंने मान लिया 2 ले लिया और एक ले लिया मैंने क्या 1 ले लिया, तो बताओ इनका प्रोडक्ट है वो कभी भी 0 के बराबर आ सकता है क्या? दो अवयव ऐसे जो नॉन जीरो है, उन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर आ सकता है क्या? नहीं। उनका प्रोडक्ट 0 तभी आ सकता है जब इन दोनों में से एक अवयव क्या हो? 0। एक अवयव क्या हो? 0। यदि मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ? 0 ले लेता हूँ, तब इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 0। तो यही कहती है रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन, कि उन दोनों अवयव में से कम एक अवयव क्या होगा? 0 के बराबर होगा, तभी क्या आएगा? 0 आएगा। समझ में आ गया? 2 इंटू 1, 2 इंटू 0, सॉरी 0। ये आ गया 0। ठीक है, क्लियर है डेफिनेशन यहाँ तक? अब देखो आगे बढ़ते हैं अगली डेफिनेशन में। अब 3 डेफिनेशन और इंपॉर्टेंट है। ये आपके क्रमिन में आपने जो वलय है उसके प्रकार खत्म हो गए। अब देखो अलग पूर्णांक प्रांत, इंटीग्रल डोमेन, पूर्णांकी प्रांत, इंटीग्रल डोमेन। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से तो एग्जाम में ये मान के चलो श्योर आती है, पूर्णांकी प्रांत, क्षेत्र और विषम क्षेत्र। इनमें तीनों में डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछी हुई है, हर यूनिवर्सिटी में पूछी जाती है। ठीक है ना? तो देखो पूर्णांकी प्रांत की क्या परिभाषा होती है? वलय आर प्लस गुणा है वो पूर्णांकी प्रांत कहलाता है। आर प्लस गुणा है वो, आर प्लस गुणा वो पूर्णांकी प्रांत कहलाता है यदि वलय आर, सबसे पहली कंडीशन क्या होना चाहिए? क्रमविनिमय हो। अब वलय आर है वो क्रमविनिमय होनी चाहिए, तो क्रमविनिमय की क्या डेफिनेशन होती है? कि वो गुणा संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए? क्रमविनिमय होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? तत्सम की वलय हो। तत्सम की वलय क्या होती है? कि उसमें गुणा संक्रिया का तत्सम का अवयव विद्यमान हो, तत्सम की वलय हो। तीसरी कंडीशन शून्य भाजक रहित वलय हो। और शून्य भाजक रहित वलय क्या होता है? कि ए और बी में से कम एक अवयव क्या हो? 0 हो, तब उनका प्रोडक्ट क्या हो? 0 के बराबर। शून्य भाजक रहित वलय हो। यदि फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो आर प्लस गुणा, जेड प्लस गुणा और सी प्लस गुणा, ये सारे क्या होते हैं? पूर्णांक प्रांत होते हैं। ठीक है, तो अब देखो 1 बाय 1 मैं चीजों को समझाता हूं आपको कि पूर्णांक प्रांत कैसे अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। तत्सम की वलय हो। ठीक है, तो देखो आगे क्रम विनिमय वलय। अब देखो पूर्णांक प्रांत बताना आपको,
जेड प्लस को क्या बताना है, पूर्णांक के प्रांत का बताना है। तो पूर्णांक के प्रांत की क्या डेफिनेशन होती है, इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन, तो मेरे को इंटीग्रल डोमेन बताना है। तो इंटीग्रल डोमेन कैसे बताऊंगा, सबसे पहले आप ये बताओ कि ये क्रम इनमें वलय है या नहीं है। क्रम इनमें वलय के लिए क्या होता है कि गुणा संक्रिया में क्रम इनमें है, समुच्चय में है। दूसरा तत्सम की वलय, इसमें गुणा संक्रिया का तत्सम का अवयव क्या होता है, वन, और वन बिलोंग्स टू जेड, ये भी है। फिर ये बताओ कि इसमें शून्य भाजक सहित वलय है, शून्य भाजक रहित वलय है, रहित वलय है, क्योंकि टू बिलोंग्स टू जेड और जीरो बिलोंग्स टू जेड, फिर इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो ये शून्य भाजक रहित वलय। ये आपको हो गया इंटीग्रल डोमेन। इसके बाद में आती है अगली डेफिनेशन क्षेत्र की। क्षेत्र के लिए क्या होता है, आर प्लस गुणा है वो क्षेत्र कहलाता है, कब, जब उसमें, देखो पहले परिभाषा लिखते हैं फिर आपको अच्छे समझाते हैं। क्षेत्र में भी क्रम इनमें होना चाहिए, तत्सम की होना चाहिए, बस तीसरी कंडीशन है वो अलग होना चाहिए, प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में पूछी जाती है और पूछी हुई भी है। क्षेत्र की परिभाषा देते हुए फिर थ्योरम लगा देते हैं आगे, ठीक है ना। तो तीनों परिभाषा इंपॉर्टेंट है, पूर्णांक के प्रांत, क्षेत्र और विषम क्षेत्र। वलय आर प्लस गुणा है वो क्षेत्र कहलाता है यदि वलय आर क्रम इनमें ही हो, दूसरा तत्सम की वलय हो, तीसरी कंडीशन प्रत्येक अशून्य अवयव, अशून्य मतलब होता है नॉन जीरो, अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो, गुणात्मक, गुणात्मक लिख दिया गया। प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान।
प्रतिलोम विद्यमान हो। ठीक है, ये परिभाषा होती है। तो एग्जाम्पल के लिए अपन बात करें, जेड प्लस है वो गुणा, जेड प्लस गुणा क्षेत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें गुणा के लिए प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, प्लस के लिए तो प्रतिलोम विद्यमान है। ठीक है ना, प्लस के लिए प्रतिलोम होता है उसको योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं, और गुणा के लिए जो प्रतिलोम होते हैं उसको गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। क्योंकि अशून्य अवयव के गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। विद्यमान नहीं है। तो क्षेत्र के लिए क्या होता है, क्रमविनिमय होना चाहिए, तत्समकी होना चाहिए, और प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए Q प्लस गुणा C प्लस ETC, ठीक है, और R प्लस भी लिख सकते हो। फिर इसके बाद में आता है आपकी डेफिनेशन, विषम क्षेत्र या विभाजन वलय, लास्ट डेफिनेशन है, और फिर उसके बाद में अगले लेक्चर में करेंगे। डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड, डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखो, वलय R प्लस विषम क्षेत्र कहलाता है यदि वलय R तत्समकी वलय हो और प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो। विद्यमान, फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्सों का वलय, मैट्रिक्सों का वलय, ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो विषम क्षेत्र क्या होता है, वलय R प्लस है वो विषम क्षेत्र कहलाता है यदि वलय R क्या होना चाहिए, तत्समकी वलय, तत्समकी वलय मतलब होता है गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान हो और प्रत्येक अशून्य अवयव के गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए, उसको कहते हैं विषम क्षेत्र। अब आगे का लेक्चर हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं और एग्जाम्पल वगैरह करेंगे, और तब तक परिभाषा को अच्छे से तैयार करना, ठीक है। थैंक यू।